प्यारे बच्चों, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम स्टैक्योमेट्री या स्टैक्योमेट्री ये क्या चीज है। स्टैक्योमेट्री और एक प्रकार से यदि हम देखें जो स्टैक्योमेट्री या स्टैक्योमेट्री है, इसमें दो शब्द हैं, स्टैक्योन एंड मेट्री। तो स्टैक्योन का मतलब होता है एलिमेंट माने तत्व जिसको हम कहते हैं। स्टैक्योन का मतलब हो गया, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एलिमेंट जिसको हम कहते हैं तत्व, और मेट्री माने होता है मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं, मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं परिकलन, मेजरमेंट या परिकलन। मेट्री का मतलब ये भी कह सकते हैं हम गणना जिसको हम कहते हैं, मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं, या गणना भी कह सकते हैं इसको। तो यहां पर यह है स्टैक्योमेट्री का मतलब है तत्वों का परिकलन करना। ग्रीक वर्ड है स्टैक्योमेट्री, तत्वों का परिकलन। अब तत्व क्या है, जैसा आपने देखा होगा, ये तो कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया हो रही कोई अभिक्रिया, आप जानते होंगे जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन में आप जानते होंगे हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। माने जो अभिकारक हैं आपके, जो आपके अभिकारक हैं, ये उत्पाद में परिवर्तित होते रहते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कुल मिला के जो स्टैक्योमेट्री है उसमें क्या होता है कि अभिकारकों और उत्पादों के जो मेजरमेंट है, परिकलन है, उसकी गणनाएं की जाती हैं कि सपोज के लिए कितना ग्राम अभिकारक था और उससे कितना ग्राम उत्पाद बना, या कितने रिएक्टेंट के लिए इतने रिएक्टेंट के लिए इतने रिएक्टेंट से कितना उत्पाद बनेगा, या इतने प्रोडक्ट बनने के लिए, इतने उत्पाद बनने के लिए, इतने ग्राम उत्पाद बनने के लिए कितने रिएक्टेंट के ग्रामों में आवश्यकता होगी। तो ये जो मेजरमेंट है ये सब जो है हमारा आता है स्टैक्योमेट्री के अंतर्गत। अब इसके अलावा जो है, सपोज के लिए माना हम एक रिएक्शन लेते हैं, स्टैक्योमेट्री के अंतर कहने का मतलब जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद बनते हैं उनकी ग्राम्स में मात्रा कितनी है, या कितना ग्राम उत्पाद बनेगा, ये जानकारी हमको इससे मिलेगी, या कितने अभिकारक की आवश्यकता होगी इतने ग्राम उत्पाद बनने के लिए, या इतने ग्राम अभिकारक से कितने ग्राम उत्पाद बनेगा, या इस अभिकारक से कितने आयतन जो उत्पाद बनेगा। माने जो आयतन है वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पे एनटीपी पर, कितना आयतन जो है इसका मिलेगा, कितना आयतन का मतलब हमको कितने ml मिलेगा, या जो भी हम लेंगे उस कितना आयतन जो है उत्पाद का होगा। ये तमाम गणनाएं हम इसमें करते हैं। सपोज के लिए हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिख देते हैं, सपोज के लिए मीथेन CH4, मीथेन कहते हैं इसको, दैट इज अ मीथेन। मीथेन का जो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देते हैं तो ये बनता है, ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो ऑक्सीकरण पर जो है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी बनेगा, एक रिएक्शन है यहाँ पे। तो ये CO2, अब थोड़ा मैं इसको, ये CO2 गैस होती है, नो H2 लिक्विड है, ये हो गया, और ये G है, मीथेन भी जो है G है, इसको आगे भी लिख सकते हैं हम, मैंने नीचे लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा बैलेंस करना है, यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर भी कार्बन 1 है उत्पाद में, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, लेकिन उत्पाद में जो है हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अभिक्रिया को बैलेंस करना ये तो 10वीं की बात है, समझते होंगे। माने अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये हम ऐसे बैलेंस कर लेते हैं।
ये तमाम मेथड होते हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं, ट्रायल एंड इधर मैंने इधर के हिसाब से यहाँ सुधार करते हैं, फिर मैंने बार बार सुधार कर लेते हैं हम। तो अब इस प्रकार से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, 4, तो 4 ऑक्सीजन का मतलब यहाँ भी अभिकारक में भी जो है ऑक्सीजन 4 होने से 2O2 कर दिया। तो ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम अब जानने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या क्या बताते हैं, तो ये स्टोइकियोमेट्री क्या बता रही है, ये कह रही है कि मीथेन का एक मोल, ये एक मोल हो गया, इतनी इंफॉर्मेशन हमको स्टोइकियोमेट्री से मिलती है। मीथेन का एक मोल और इसका एक मोल हो गया, ऑक्सीजन के 2 मोल हो गए, ऑक्सीजन के 2 मोल मिलकर के जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 मोल और पानी के 2 मोल बनाते हैं। पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन मिली कि अभिकारक और उत्पादों के मोलों की जानकारी हमको मिल गई यहाँ पे कि मीथेन का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और पानी के 2 मोल हमको प्राप्त हो गए। यदि हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हम इसका ग्राम में ले लेते हैं। कार्बन का 12 प्लस 1 4 गुणा 1 हाइड्रोजन का 1 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4 बराबर 16 ग्राम। मीथेन का 16 ग्राम हो गया। यहाँ पर जो है 2 गुणा गया, एक ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा गया 2, 16 32 दूनी 64 ग्राम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 का 32, 32 दूना 64, 2 से गुणा कर किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 प्लस 12 बराबर 44 ग्राम। और पानी का जो है कितना हो रहेगा, हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 प्लस 16, 16 2 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 36, 18 36। तो ये हो गया आपका ये रिएक्शन। ये भी जानकारी दे रही, एक तो जानकारी दी इसने कि मीथेन का 1 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और पानी के 2 मोल बनाते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम पानी ये देता है। एक इंफॉर्मेशन ये भी हमको प्राप्त हुई। इसमें अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, ये तो आपको जानकारी मिल रही। इसके अलावा यहाँ पे क्या, यदि हम इस गैस को, यह गैस है और इस गैस का हम आयतन एनटीपी पर देखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमको ये एनटीपी पर 22.4 लीटर, 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होगा। तो उस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं एट एनटीपी, ये कंडीशन आएगी एट एनटीपी पर। यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, कल बताया था मैंने, पिछले वीडियो में बताया था, नॉर्मल एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर यह शो कर रहा है कि 16 ग्राम मीथेन का यदि ऑक्सीकरण होता है, कंप्लीट ऑक्सीकरण है, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण करने के पश्चात जो है हमको 22.4 लीटर क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी ये थी स्टोइकियोमेट्री के बारे में। और यदि हम स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं तो इसके आधार पर हम बहुत से आंकिक प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे कि सपोज के लिए आंकिक प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि द्रव्यमान, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मतलब इतने ग्राम, हम इसे अभिक्रिया से समझ रहा हूं मैं, द्रव्यमान, इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। द्रव्यमान का मतलब हो गया मास एंड मास, कहने का मतलब कि इसके इतने ग्राम से कितने ग्राम CO2 बनेगा, या 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने ग्राम पानी बनेगा। इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। इसको कहते हैं द्रव्यमान, ग्राम, इसका भी ग्राम लिया, इसका भी ग्राम लिया, तो इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। या द्रव्यमान आयतन का मतलब हमने कहा इसके इतने ग्राम से कितने ml CO2 निकली। जैसे हमने कहा 16 ग्राम यदि मीथेन का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो 1 मोल कहने का एनटीपी 22.4 लीटर क्या मिलती है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो द्रव्यमान आयतन संबंधी सवाल भी हम इससे जो है कर सकते हैं। और आयतन संबंधी भी कर, द्रव्यमान आयतन और आयतन, मैंने इसका इतना आयतन लिया,
कितना आयतन मिलेगा। तो 3 प्रकार की कैलकुलेशन को हम इससे हम तमाम प्रकार के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सपोज के लिए यही सवाल है, एक सवाल बन सकता है हमारे इस प्रकार के सवाल आएंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ग्राम मीथेन के ऑक्सीकरण से कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी। मैंने ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज के दैट इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बन गया हमारा, क्या क्वेश्चन बन गया कि 4 ग्राम, एक सवाल है 4 ग्राम मीथेन के ऑक्सीकरण से कितने ग्राम CO2 बनेगी। एक प्रकार का सवाल है इस प्रकार का। तो आप कर सकते हैं, आप पहले जो है इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। मैंने आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिख दी। ये संतुलित अभिक्रिया आपका CH4 + 2O2 इज गोइंग टू चेंज CO2 + 2H2। बैलेंस अभिक्रिया, यहाँ पे जरूरी है कि अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अब आप कहेंगे, अब इस बैलेंस अभिक्रिया पे लगाएंगे आपकी 16 ग्राम मीथेन से प्राप्त CO2 कितनी है भाई, प्राप्त 16 ग्राम मीथेन से प्राप्त CO2 बराबर कितनी CO2 मिली हमको। यहाँ पर CO2 का कितना ग्राम मिला, 44 ग्राम। 44 ग्राम ये मिल गया। इसलिए ये तो बैलेंस इक्वेशन से पता लगा, लेकिन आपको पूछ रहा है 4 ग्राम से कितना मिलेगा, 4 ग्राम से कितना मिलेगा। तो हम 1 ग्राम का निकालेंगे। 1 ग्राम मीथेन से प्राप्त CO2 बराबर हो जाएगा आपका 44/16। 44/16 ग्राम हो जाएगा, कर सकते हैं। इसलिए 4 ग्राम, 1 ग्राम का यदि पता हो गया तो 4 ग्राम का इजीली कर सकते हैं। तो 4 ग्राम मीथेन से प्राप्त CO2 बराबर हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो गई नो, 44/16 गुणा गया 4। तो 4 चको 16 और 4 से 44 कटा 11 टाइम, तो 11 ग्राम हो गया। दैट इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस बैलेंस इक्वेशन को आप जानते हैं और इस प्रकार से आप स्टोइचियोमेट्री लगा करके सवालों को कर सकते हैं। अब 4 ग्राम पूछे चाहे 64 ग्राम पूछे, कितने से आप जान रहे हैं, 16 ग्राम से प्राप्त CO2 44 ग्राम। अब इसी प्रकार से O2 की मात्रा पूछ सकते हैं या पानी की मात्रा पूछ सकते हैं। तो आप इस प्रकार से तमाम प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। जैसे एक सवाल हो सकता है, सपोज के लिए मेरे पास एक सवाल है, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन होंगे, आप इसको कर सकते हैं। जैसे सपोज के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये सॉलिड है। यदि इसको आप हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बना देता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये CO2 गैस है आपके यहाँ पे, CO2 गैस, CO सॉलिड। अब ये कहते हैं, सपोज के लिए यहाँ पर हम, ये बैलेंस इक्वेशन है, इस बैलेंस इक्वेशन से हमको जानकारी मिल रही है, हम इसका निकालते हैं तो 40 कैल्शियम का होता है परमाणु भार 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 3 परमाणु, इसलिए 16 गुणा करते हैं, इसलिए हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस बोलते हैं 48, 48 से 12 60 100, ये हो गया आपका 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। और यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड का हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 16 बराबर 40 से 10 50 56 ग्राम, 56 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी बताया था 44 ग्राम, 12 प्लस 32 44 ग्राम। अब ये सवाल पूछ सकते हैं आपको कि ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से पूछ रहे हैं। अब सवाल आता है कि भाई जो है 25 ग्राम, सवाल आ रहा है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी, यह सवाल आ गया। ऐसा सवाल है, इस प्रकार का सवाल आ जाएगा क्या, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने ग्राम CO2 बनेगी। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपने पहले बैलेंस इक्वेशन लिखी, यहाँ पर उसका द्रव्यमान निकाल, आपने कहा अब इसका सवाल बन जाएगा आसानी से। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देखिए आपके पास है स्टोइचियोमेट्री के अनुसार 100 ग्राम CaCO3 से प्राप्त CO2 इज इक्वल टू कितना ग्राम मिली भाई, 44 ग्राम।
इसलिए 1 ग्राम से पहले निकालो। 1 ग्राम से कितना होगा? 44/100, 100 ग्राम CO2 होगा। इसलिए कितने से? आपको क्वेश्चन में 25 ग्राम पूछा है, तो 25 से क्या होगा? 1 का पता है तो 25 का ज्यादा होगा, तो आपका हो जाएगा 44/100 गुणा गया 25 ग्राम CO2 बराबर। अब 25 से इसको काट देंगे आप, 25 को 100, 4 से 44 कटे 11, तो 11 ग्राम हो गया इसका भी आंसर। तो इस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं। ये सवाल होते हैं इस प्रकार से। तो ये द्रव्यमान वाले थे, मैंने इसका भी द्रव्यमान लिया। इतने द्रव्यमान से, इतने ग्राम अभिकारक से कितने ग्राम उत्पाद बनेगा? आयतन वाले सवाल भी हो सकते हैं। और यदि आयतन के हिसाब से लेते हैं, तो यदि ऐसा कहता है 100 ग्राम से एनटीपी पर इसका आयतन 1 मोल है, तो 22/4 लीटर हो जाएगा। 100 ग्राम से कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी? 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितने ml CO2 प्राप्त होगी? ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम, यही सवाल हो जाएगा, 100 ग्राम CO3 से प्राप्त CO2। अब हमने यदि ये ग्राम क्या है, ग्राम मोलर द्रव्यमान है इसका। ग्राम मोलर द्रव्यमान, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, 1 मोल, और उसका आयतन होता है 22/4 टन। तो अब आप 44 ग्राम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CO2 बराबर 22/4 लीटर, क्योंकि 1 मोल है, 2 मोल होता है तो 2 गुणा 22/4 लीटर होता है। तो 100 ग्राम से 22/4 लीटर, 1 ग्राम से 22/4/100, इसलिए 25 ग्राम से, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 22/4/100 गुणा गया 25। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। तमाम प्रकार की कैलकुलेशन इस प्रकार से की जा सकती है। तो ये स्टोइकियोमेट्री के द्वारा जो है आप अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों और आयतनों का परिकलन इस स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। वीडियो को देख लेता हूं, नहीं तो वीडियो बड़ी हो रही है। अब हम थोड़े से एक और टॉपिक इसमें ले लेते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा टॉपिक मैं लेता हूं इसमें। आपका दूसरा टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है? क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको कोई बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित जो रासायनिक समीकरण है, तो उसके लिए, जैसे सपोज के लिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, सपोज के लिए H2 + O2 इज गोइंग टू चेंज H2OL। लिक्विड है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, हम इसको और ऐसा लिख सकते हैं H2G + O2G इज गोइंग टू चेंज H2L। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं उत्पाद में, अभिकारक में। अब लेकिन ऑक्सीजन के अभिकारक में हैं 2 परमाणु, एक अणु अर्थात 2 परमाणु, लेकिन उत्पाद में क्या है? एक ही है, इसलिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। हमने 2 से गुणा कर दिया। जैसे हमने 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4 हो गए, इसलिए इसको 2s2 करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन, पानी का समीकरण हो गया, पानी का निर्माण की समीकरण होगी। अब इस संतुलित समीकरण के अनुसार ये कहता है कि जब इसको हम कहेंगे मोल की कंसोर्ट में कहूं मैं इसका एक अणु है, एक अणु है, तो एक अणु हो गया, इसके 2 हैं, तो 2 मोल हो गए, 2 मोल या 2 अणु भी कह सकते हैं। ये इसका 1 मोल हो गया, 1 मोल, और ये हो गया आपका 2 मोल पानी के बन गए। तो ये कह रहा है, इस समीकरण से हमको लग रहा है कि 2 मोल पानी के निर्माण के लिए या 2 अणु पानी के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल जरूरी है। यदि हमको पानी का निर्माण करना है, तो पानी का निर्माण तभी होगा
जब हाइड्रोजन बैलेंस इक्वेशन के अनुसार जब हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन के 1 मोल मिलकर के पानी के क्या बनाएंगे, 2 मोल का निर्माण करेंगे। लेकिन कभी क्या होता है कि सपोज के लिए कोई जो है कोई अभिकारक क्या है कम मात्रा में उपस्थित है, माना सपोज के लिए ये 2 मोल में होकर के 1 मोल है, माने 2 की जगह पे कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 2 बैलेंस समीकरण के अनुसार पानी के निर्माण के लिए 2 मोल की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या उपलब्ध है, 1 मोल है। तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया जैसे शुरू होगी, जो कम मात्रा में होगा जो अभिकारक जो रिएक्टेंट वो जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद जो है उत्पाद का बनना रुक जाएगा। तो ऐसे अभिकारक जो क्या होता है अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित है, और जो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, लिमिट कर देता है उत्पाद, ऐसा अभिकारक जो अभिक्रिया में जो है कम मात्रा में उपस्थित होता है या जिसके कम मोल उपस्थित होते हैं, और वो बनने वाले उत्पाद की मात्रा को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, ऐसा अभिकारक कहलाता है आपका सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होगा, एक्सेस इन अमाउंट, वो अधिकता में वो उसका अधिक क्या हो जाएगा, लेकिन एक के अधिक होने से और एक के कम होने से अभिक्रिया नहीं होगी, अर्थात उस संतुलित अभिक्रिया के अनुसार ही अभिकारकों के मोलों की संख्या उसमें उपस्थित होनी चाहिए। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा हो गया सपोज के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल ठीक है, ऑक्सीजन का आधा मोल हो गया, ये 1 मोल चाहिए था बैलेंस के अनुसार, बैलेंस समीकरण के अनुसार, यहाँ पर आधा मोल हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया था, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया था, सीमांत अभिकर्मक हो गया था, क्योंकि उसकी कम मात्रा थी। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन का आधा मोल है, हाइड्रोजन का 2 मोल है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या कम हो जाएगी, तो ये क्या आपका सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है एक्सेस में हो जाएगा, तब भी जो है पानी का निर्माण नहीं होगा। तो या होगा लेकिन क्या होगा, सीमित कर देगा, यानी कि पानी का निर्माण नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा, उस मात्रा को सीमित कर देगा, कम कर देगा, और उसके कुछ समय के बाद जो है अभिक्रिया का होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे अभिकर्मक को हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो थोड़ा सा जजमेंट थी सीमांत अभिकर्मक की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियोज जो है बड़ी हो रही हैं, और ये 2 टॉपिक को मैं जो है यहाँ पर इस पॉइंट को मैं खत्म करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग कोशिश करेंगे, समझ में आया होगा। थैंक यू।